Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Educational, and in this video we are going to cover some more committees. Gadgil committee will cover, and we will also see the constitutionalization process of Panchayati Raj system. So this is again a very important video. पूरा अच्छे से देखना है इसको, एंड जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसको याद रखने की कोशिश करना. नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द लास्ट जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा पूरा नोट का. तो डेफिनेटली आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, बड़े ही ध्यान से देखना है, मेरी बातों को सुनना है और बाद में इसको रिवाइज करना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. दिस इज चैप्टर 38.3, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, लेट्स बिगिन. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे जब भी वीडियो बनाओ मिलता रहे. तो गाडगिल कमेटी, ये कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो फाउंडेशन बेस बना, जिसका रिकमेंडेशन फाउंडेशन बेस बना 73rd अमेंडमेंट का, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को. ठीक है, तो ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाडगिल कमेटी है ये. इस कमेटी को कमेटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स भी कहते हैं, जो कि 1988 में बनी थी. ठीक है, इसको जो मेन टास्क दिया गया था, इसको जो मेन काम दिया गया था वो था हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुड बी मेड इफेक्टिव. इससे पूछा गया था ये सवाल, और इस सवाल को आंसर करने में इसने जो रिकमेंडेशन दी इस कमेटी ने वो बहुत ही सुपर थी, जिसको तुरंत ही मान लिया गया. तो इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए पंचायती राज सिस्टम को. चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं है और इफेक्टिव भी नहीं है ये. तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मस्ट है. इन्होंने बोला कि 3 टायर सिस्टम भी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे. तो अगेन ये सारी बातें रिपीट ही की इन्होंने बोला कि 5 साल का फिक्स टेन्योर होना चाहिए, इनके काम का फिक्स टेन्योर होना चाहिए. कार्यकाल जो है पंचायती राज का फिक्स होना चाहिए 5 साल का. ये भी सही बात बोली इन्होंने बोला जो मेंबर्स होंगे तीनों लेवल पे, 3 टायर्स, ऑल द 3 टायर्स पे, उनको जो है डायरेक्टली इलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड. बलवंत राय मेहता ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि कुछ को डायरेक्टली करो, विलेज वालों को, विलेज पंचायत के जो मेंबर होंगे उनको डायरेक्टली करो, और बाकी जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्ट होंगे. लेकिन यहाँ पे बोला गया कि तीनों टायर पे, चाहे वो विलेज पंचायत हो या फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद हो, तीनों के जो मेंबर होंगे डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए. इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST और वुमेन्स के लिए भी. ठीक है, तो ये बात रिपीट हुई. एंड इन्होंने बोला कि जो डिवोल्यूशन ऑफ मनी है, फाइनेंस है जो है, वो कैसे पंचायत के बीच में बटेगा, उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए. इन्होंने बोला कि इलेक्शंस जो होंगे उसके लिए एक कमीशन बनाई जाए स्टेट्स में, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ताकि जो इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कराने वगैरह से रिलेटेड, वो टास्क इस कमीशन को दे दिया जाए. इन्होंने बोला कि पंचायती राज जो बॉडीज हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए फॉर द प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड फॉर दिस पर्पस ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स शुड बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है ये भी पहली बार किसी ने रेज किया, तो वो गाडगिल कमेटी ने ही रेज किया. इन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए प्लानिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ठीक है, प्लान के पंचायती राज बॉडीज को, इसके लिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स तो होने चाहिए ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे प्लानिंग कर सकते हैं ये लोग. इसके लिए एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए, जो कि लिस्ट आपको 11th शेड्यूल में मिल जाएगी. ठीक है, 11वां शेड्यूल पंचायती राज सिस्टम से ही रिलेटेड है. इसमें इस शेड्यूल में लिस्ट ऑलरेडी मेंशन है. नेक्स्ट है इट शुड बी एम्पावर्ड टू लेवी. ठीक है, बोला गया कि पंचायती राज सिस्टम को, पंचायती राज बॉडीज को एम्पावर करना चाहिए कि वो लेवी कर सके, कलेक्ट कर सके और अप्रोप्रिएट कर सके टैक्सेस एंड ड्यूटीज को. तो कलेक्शन से रिलेटेड, लेवी से रिलेटेड और उसको बांटने से रिलेटेड जो पावर हो वो पंचायती राज को देना चाहिए. इन्होंने बोला कि
अच्छा, इनकी जो रिकमेंडेशंस थे दे बिकम द बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग एंड अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो इन्हीं का जो रिकमेंडेशन है वही बेसिस बना है, यहाँ पे देख लीजिए आप, अमेंडमेंट बिल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है गाडगिल कमेटी। तो इसका, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं क्या क्या आ सकता है। एक तो कब बनी थी, 1988, ठीक है। और बाकी इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट लिस्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे ये भी आ सकता है कि लिस्ट के लिए भी इन्होंने ही बोला था। और बाकी ये रिजर्वेशन, SC ST, ये तो कॉमन है, सब में बोला गया है लगभग। और यही कमेटी थी जो बेसिस बनी ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट बिल के लिए। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है गाडगिल कमेटी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद कोई कमेटी नहीं बनी, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया, ठीक है, पंचायती राज का, लेकिन वो भी प्रोसेस से हुआ। कई लोगों ने ट्राई किया लेकिन सक्सेस नहीं पा पाए। जैसे कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था सबसे पहले, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 64वां अमेंडमेंट बिल 1989 में ही, 1989 में लोकसभा ने पास कर दिया था इसको, लेकिन राज्यसभा ने इसको अपोज कर दिया। राज्यसभा ने अपोज कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने बोला कि जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ PRI, ये इसलिए राजीव गांधी साहब ला रहे हैं कि फेडरल सिस्टम में ये और सेंट्रलाइजेशन को बढ़ा सके। ये रीजन देके राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया। नेक्स्ट है VP सिंह गवर्नमेंट। VP सिंह गवर्नमेंट आए 1990 में, ठीक है, राजीव गांधी के मरणोपरांत 1990 में सरकार बनी VP सिंह की। तो इन्होंने जैसे ये सरकार में आए तुरंत ही इन्होंने 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस किया जिसमें स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया, और इस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने चेयर किया, ठीक है, VP सिंह ने। और कॉन्फ्रेंस में जो पॉइंट निकल के आया कि कॉन्फ्रेंस ने बेसिकली अप्रूव कर दिया, इसी कॉन्फ्रेंस ने अप्रूव कर दिया द प्रपोजल्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ए फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन्होंने अप्रूव भी कर दिया। एंड इसी के बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, इस गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सितंबर 1990 में। लेकिन ये सरकार ही गिर गई, तुरंत ही गिर गई सरकार, तो इसलिए बिल भी लैप्स हो गया, पास नहीं हो पाया लोकसभा में ही। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई देन, ठीक है, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई और फाइनली इन्होंने ही इन्होंने बेसिकली फाइनल अमेंडमेंट बिल जो लाया वो पास हो गया। लेकिन एक बात हुई, कांग्रेस की ही सरकार थी ये, नरसिम्हा राव को बेसिकली बनाया गया था PM, लेकिन इस सरकार ने ड्रास्टिकली मॉडिफाई कर दिया प्रपोजल्स इन दिस रिगार्ड टू डिलीट द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट एंड इंट्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा इन September 1991. The bill finally emerged as the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 and came into force on 24th April 1993. तो अब देखिए 73वां संशोधन, ये तो याद ही होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है ये। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद दिया गया? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको तो पता ही होना चाहिए, मस्ट नो पॉइंट है ये, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगले वीडियो में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में इसको जानेंगे। दैट्स ऑल, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।